Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani Commerce. डेडिकेटेड चैनल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और आज फिर से आपकी रिक्वेस्ट पर इकोनॉमिक्स का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सर कैपिटल तो हम लोग को मालूम है, हाँ भाई, कैपिटल मतलब वो पैसा या वो वस्तु जिससे हम इन्वेस्ट करके बिजनेस चलाते हैं, मतलब प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो चीज़ जो इंसान लगाता है फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने के लिए। तो ये सर ह्यूमन कैपिटल क्या है? हाँ, वो इंसान जिसके अंदर इंटेलिजेंस है, एबिलिटी है, टैलेंट है, स्किल है, हेल्थ है, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए वो इंसान है ह्यूमन कैपिटल। तो आइए आज समझेंगे कि क्यों कुछ देश जैसे जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया, वर्ल्ड वॉर 2 भी हार गया, फिर भी आज दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से, हाँ, सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है जर्मनी। यही हाल जापान का भी रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बुरी तरीके से जापान के हारने के बाद भी वह फिर आज भी वर्ल्ड का एक सुपर पावर है, एक शक्तिशाली देश है। तो कारण रहा है उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आइए समझते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल मतलब वो स्टॉक, वो फिजिकल चीज जो हम फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हो मशीन, लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, वो सारी चीजें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट कर सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, physical capacity of the people at a point of time which help the human factor to produce more। आपको याद होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स, हाँ, तुम्हारे मदर या फादर जो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस चला रहे हैं, कर रहे होंगे ऐसा कुछ ना कुछ, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो जो काम कर पा रहे हैं, वो क्योंकि ह्यूमन कैपिटल है। तो क्या तुम पूछोगे कि सर मैं, हाँ मतलब तुम ह्यूमन कैपिटल हो? मैं कहूंगा नहीं, अभी आपको ह्यूमन कैपिटल बनाया जा रहा है। हाँ, इसीलिए तो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसीलिए आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप में से जिम जा रहे होंगे अपनी हेल्थ बिल्टअप करने के लिए, कुछ लोग कंप्यूटर क्लासेस जा रहे होंगे या कोई और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ले जा रहे होंगे, क्योंकि आप सब ह्यूमन कैपिटल बनने के प्रोसेस में फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि आपके आसपास जो कुछ गरीब लोग दिखाई दे रहे होंगे, हो सकता है आपने रिक्शा वाला देखा हो, आपने देखा होगा, या घर में जो आ रही है मेड शांताबाई जो घर में आ रही है, हाँ भाई, दाई जो आपके घर में आ रही है, वो सब कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर वो सब सिर्फ क्या कर रहे हैं? फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं। उनके पास एजुकेशन, स्किल, टैलेंट, किसी चीज की विशेष एबिलिटी नहीं होने की वजह से वह गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। और ह्यूमन कैपिटल आपको इन सबसे अलग कर, समझ गए ना? तो इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से क्या किया जा रहा है? कैपेबल बनाया जा रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल से आप क्या कर पाएंगे? प्रोड्यूस मोर कर पाएंगे। तो आपके पेरेंट्स ह्यूमन कैपिटल हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा शब्द हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकें। किस चीज में इंप्रूवमेंट करना है? हमें लोगों की नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, उनके फिजिकल कैपेसिटी को क्या करना है? इंप्रूव करना है। याद रखिएगा, जो डेवलप्ड देश हैं आज, आप अमेरिका का नाम ले लो, जर्मनी का नाम ले लो, जापान का नाम ले लो, लॉजिक उनके पीछे यही है डेवलप होने का कि वहां के लोग ह्यूमन कैपिटल, वहां पर लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100%, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास। तो वो चीजें जो उनको क्या कर रही हैं? उनको हेल्प कर रही हैं देश के रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए, वो है वहां के ह्यूमन कैपिटल। और इसीलिए वहां पर तेजी से क्या हो रहा है? तरक्की हो रही है। तो समझ गए ना कि कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना। तो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया, स्किल की जरूरत पड़ती है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। बट हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीज पे फोकस करेंगे। पहला,
एजुकेशन और दूसरा हम हेल्थ। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में मदद करते हैं। हाँ, इन सब पे जो पैसा हम खर्च करते हैं इन्हें हम कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये क्या है? हाँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा, इससे आपकी सोसाइटी ग्रो हो रही है, बेटर बनती जा रही है हर दिन स्कूलों से। अब आता है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैंने बताया कोई भी देश, अब तुम किसी भी देश को चाहते हो कि वो डेवलप बन जाए, तो वो डेवलप तभी बनेगा जब वहां पर क्या हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता रहे। कैसे? आओ समझेंगे। सबसे पहले है कि अगर देश में ह्यूमन कैपिटल हैं, अर्थात जो वहां के नागरिक हैं, देशवासी हैं, उनके अंदर एबिलिटी, स्किल, एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हैं, वहां के वो जागरूक नागरिक हैं, तो वो ये कर पाएंगे। पहला काम क्या कर पाएंगे? वो ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज को, नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सोचिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लैपटॉप दे दिया जाए, तो आप अपनी पढ़ाई के रूप में, आप अपने आगे लाइफ में ग्रोथ के लिए उसका यूज कर सकते हैं। पर यही लैपटॉप एक रिक्शा वाले को दे दिया जाए जिसको कुछ नहीं आता है, इसको सिर्फ लैपटॉप में बस गाना बजाना या मूवी देखने के लिए आता है, वो लाखों रुपए के लैपटॉप का सिर्फ एक काम करेगा, उसमें मूवी देखेगा। तो यूज कहाँ हो रहा है? देखा ना टेक्नोलॉजी का, ये प्रॉब्लम है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं, इनका यूज करना ज़्यादा अच्छा किसको आएगा? ह्यूमन कैपिटल को आएगा। तो ह्यूमन कैपिटल उसका बेटर यूज कर पाते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी उस टेक्नोलॉजी को यूज करके बढ़ा लेते हैं। इसके लिए चाहिए स्किल, इसके लिए चाहिए नॉलेज और इंक्रीज इन दी लेबर एफिशिएंसी। याद रखिएगा, स्किल एंड टेक्नोलॉजी पाकर लेबर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ज़्यादा काम कर पाता है, आउटपुट भी ज़्यादा दे पाता है और कम समय में भी आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। जबकि अनस्किल्ड लेबर क्या करेगा? अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? तो स्मार्ट बनना है आपको, तो आपको ह्यूमन कैपिटल बनना पड़ेगा। ठीक है? एड्स टू दी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, देश की ओवरऑल प्रोडक्शन। हाँ, देश का ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इंक्रीज होगा। कैसे? इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, अगर व्यक्ति स्किल्ड है, अर्थात उसके पास किसी न किसी चीज का नॉलेज है, एप्टीट्यूड है उसके प्रति, उसके पास टैलेंट है, तो वो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी, ज्यादा बेटर तरीके से सिस्टम्स को यूज कर पाएगा, वो अपने आप को और ज्यादा क्या कर पाएगा? ग्रो कर पाएगा। दूसरा क्या फायदा मिलेगा? स्किल्ड होने की वजह से वो जल्दी से टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर पाएगा, अडॉप्ट कर पाएगा, इवन जरूरत पड़ेगी तो वो वहां से बाहर से टेक्नोलॉजी क्या करेगा? इंपोर्ट भी कर लेगा। पर खुद को क्या बनना पड़ेगा? पहले ह्यूमन कैपिटल बनना पड़ेगा, तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे, है कि नहीं है? जब आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है, यहाँ पे नॉलेज ही नहीं है, यहाँ भेजा गुल है, तो आपको नई चीजें क्या होंगी? यहाँ घुसेंगी ही नहीं। और तीसरा, ये जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं, दे कैन हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स, और ये अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपने स्किल की वजह से और नई टेक्निक डेवलप भी करते रहते हैं। हाँ, जो ये नई जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो नए ऐप्स आ रहे हैं, कह सकता हूँ, नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नए गैजेट्स आ रहे हैं, आखिर कोई ना कोई ह्यूमन कैपिटल ही बना रहा है। नेक्स्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल का? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं, मॉनेटरीली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ह्यूमन कैपिटल बनना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल होगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, वो एस्पिरेशंस लेके आएगा, वो नई चीजें सीखना चाहेगा, और इसके लिए एजुकेशन मिले, इसके लिए उसे ट्रेनिंग मिले, इसके लिए उसका एटीट्यूड, ये सब कुछ क्या होगा? एज पर दी मॉडर्न इकोनॉमी होगा। हाँ, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। कौन? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है? और क्या फायदा मिलेगा? इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, अर्थात आपके लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी लिटरेसी रेट और लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये सब देश का ग्रो होने लगेगा अगर देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एंड थैंकफुली एक अच्छा पॉइंट यही है कि हमारे देश में बहुत तेजी से क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ने समझ लिया है कि अगर देश को आगे ले जाना है, ऊपर बढ़ना है, तो देश को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे तेजी से काम करना।
और उसके लिए सबसे पहला जरूरत है देश में एजुकेशन को इंप्रूव करो, देश का एजुकेशन सिस्टम बदलो। आप देख रहे होंगे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, तुम सबके एग्जाम्स के, तुम सबकी पढ़ाई के पैटर्न करने में, हाँ कोविड के बाद से तो बहुत चेंजेस आए हैं। तो ये सब नतीजा है गवर्नमेंट के एक्टिव रोल प्ले करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने का, वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन का मीनिंग क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, लर्निंग होती है। कहां पर? स्कूल एंड कॉलेजेस में टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग होती है। यहां पर लोगों को नॉलेज दी जाती है, यहां पर आपकी स्किल डेवलप की जाती है। क्या आपने कोई स्किल सब्जेक्ट लिया है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने कंप्यूटर्स एज अ कोडिंग लैंग्वेज लिया? हाँ, बहुत सारे सिलेबस में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब क्या है एज अ सिलेबस इंक्लूड किया गया है। इवन फाइनेंशियल मार्केट, बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के गेम्स, ये सब इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको स्किलफुल बनाया जाए। हाँ, आपके सिलेबस में है। ये हो सकता है कि आपके स्कूल में ये चॉइसेस ना हो इतनी सारी, पर ये सारी चॉइसेस आपके यस करिकुलम में है। इसको पढ़ करके बच्चा और स्किल आ सकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है अब, है ना? रट गए और लिख के चले आए, नहीं, तब आप ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएंगे। ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए आपको बहुत सारे और काम करने पड़े। तो लर्निंग कई तरीके से मिल सकती है। सबसे पहली जो लर्निंग आप ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, जहां पर एक सेटअप है, हाँ एक टाइम है, प्रॉपर टाइम है, आप सुबह टाइमली स्कूल पहुंचते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, टीचर प्रॉपरली आते हैं और पढ़ाई हो रही है। हो गया फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आप क्लासरूम के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, बाकायदा एग्जाम दे रहे हैं, ये हो गया फॉर्मल एजुकेशन। एक एजुकेशन और होती है जिसे हम कहते हैं नॉन फॉर्मल। ये स्कूल में भी हो रही है, आपके घर पे भी हो रही है। स्कूल में कैसे नॉन फॉर्मल हो रही है? आप अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में गेम्स खेलने जा रहे हैं, वहां टीम स्पिरिट सीख रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग, यस, कैसे कोलैबोरेटिव वर्क से कोई प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो ये है नॉन फॉर्मल। के लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस या पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं करना है। लंच के लिए कोई रूल है क्या कि अपना टिफिन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तुम्हारे स्कूल में ऐसा कोई रूल कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लंच बॉक्स से शेयर करो या उनके लंच बॉक्स से खाना खा लो? ऐसा कोई रूल नहीं है ना, फिर भी तो आप करते हो। तो ये नॉन फॉर्मल है। मतलब एक ऐसा एजुकेशन जो फॉर्मल सेटअप से नहीं दिया गया है, मतलब जहां पे कोई फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाए गए हैं, उस काम को कहते हैं हम लोग नॉन फॉर्मल। ये कई जगह मिल सकता है आपको, जरूरी नहीं है इसके लिए स्कूल हो। आप घर पे भी नॉन फॉर्मल सीख रहे हैं, बड़ों के बीच में, हाँ अपने फैमिली के साथ जो आप सीख रहे हैं कैसे बड़ों का साथ रहना है, कैसे बड़ों को इज्जत देनी है, सीख रहे हैं ना हम लोग अपनी फैमिली में। घर वाले हमें टोकते हैं, तो ये फॉर्मल एजुकेशन। अब तीसरा और आखिरी तरीका है इनफॉर्मल एजुकेशन। सर ये नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल मतलब एक ऐसा एजुकेशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है, एनीथिंग विच इज बियॉन्ड ऑल स्कूल एंड कॉलेज एंड करिकुलम्स। हाँ, ना यूनिवर्सिटी हो ना कॉलेज हो, अब उसके बाहर जितना भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, अब आप कहेंगे हम हर चीज से एजुकेशन ले सकते हैं, हम हर चीज से सीख सकते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे, कहते हैं ना जब तक अंतिम सांस चलती रहेगी तब तक हम ज्ञान लेते रहेंगे, वो एजुकेशन है इनफॉर्मल एजुकेशन। हर जगह मिल रही है आपको, आपके एनवायरनमेंट से मिल रही है, आपको खुद के एक्सपीरियंस से मिल रही है, आपके खुद के लाइफ में जो आप सीख रहे हैं पर दिन, उससे मिल रही है, अपनी सोसाइटी से मिल रही है, अपने एनवायरनमेंट से मिल रही है। ये सब है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये 3 टाइप की एजुकेशन थी। हाँ, कभी इतना गहराई से नहीं सोचा था तुम लोग ने। आइए, एजुकेशन का क्या स्कोप है, मतलब एजुकेशन का क्या रोल है भाई, क्यों एजुकेशन जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एजुकेशन पे? आइए आप बताते हैं आपको। सबसे पहला है, एजुकेशन मिलने से आपका साइंटिफिक आउटलुक आ जाता है, मतलब आपकी सोच, आपका नजरिया वाइडेंड हो जाता है। हाँ, आपको अगर मैं एग्जांपल दूं रियल लाइफ का, इसको छोड़ देता हूं, रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं कि तुम्हें अगर कुछ फिक्स्ड पैसे दे दिए जाएं कि हम तुम्हें हर महीने 10,000 देते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको हर महीने पॉकेट मनी मिल रही है, लेट से 5,000 मिल रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और आप एज अ ह्यूमन, एज अ समझदार, एज अ रैशनल व्यक्ति क्या करेंगे? सारे पैसे उड़ा देंगे, हाँ बर्बाद कर देंगे? शायद ऐसा नहीं करेंगे। आप कुछ पैसे अपनी ज़रूरत की चीज़ों में लगाएंगे, कुछ अपने आपकी ग्रोथ में लगाएंगे, और कुछ अपने फ्यूचर के लिए रख देंगे। तो ये आपको ह्यूमन कैपिटल अप्रोच सिखा रही है। हाँ,
अगर यही पैसा मैंने कहा किसी एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, गिनती नहीं आती है, काउंटिंग नहीं आती है, वो या तो उसको उड़ा देगा अय्याशी करके, बर्बादी करके, हाँ पैसे जुए में लगा देगा, शराब पी लेगा। हाँ रिक्शा वाला की बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। उसको आप हजारों रुपया भी दे दोगे, लाखों रुपया भी दे दोगे, तो भी वो गरीब का गरीब ही रहेगा। आप 1 महीने बाद भी जाओगे ना उसके पास, आप देखोगे उसी फटे हाल में रहेगा। तुमको दे दूंगा तो तुम इस लाखों के करोड़ों बना दोगे, हाँ तुमको। तो ये नजरिया है, ये आउटलुक है। क्या कहना चाहते हैं? एजुकेशन आपकी सोच का लेवल आपको दूर तक, आपको दूर तक सोचने में, अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करती है। ये प्रमोट करती है रैशनल अर्थात समझदारी से बिहेव करना, साइंटिफिक लगाना, हर चीज के पीछे रीजन होता है, कॉज होता है। यह सोचने की आदत आपको एजुकेशन से मिली है। मैंने कहा था इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं, इसीलिए आपके पेरेंट्स बार बार कहते हैं पढ़ाई करो, लिखो, हाँ तैयारी करो। उसके पीछे लॉजिक ही है। और क्या करता है एजुकेशन? हेल्प करता है लोगों को डेवलप करने के लिए वैल्यूज एंड एटीट्यूड। आपके अंदर जो एटीट्यूड है पढ़ाई के प्रति, लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, वो इस एजुकेशन से आ रहा है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज हो रही है पढ़ाई की वजह से। आप सोसाइटी में किसी के भी सामने आप खड़े हो पाते हैं, कुछ भी जवाब दे सकते हैं, समझ सकते हैं वह क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, आपकी पढ़ाई की वजह से। ठीक है ना? वरना आप सबसे कटे हुए महसूस करते हैं अपने आप। और क्या करता है एजुकेशन? आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। आप कम समय में अब ज्यादा काम कर पाए, क्योंकि आपके पास क्या है? एजुकेशन है। आपके पास अब क्या है? आउटलुक चेंज है। और क्या देता है आपको एजुकेशन? एजुकेशन के साथ साथ आपको मिलती है स्किल। कि सर स्किल क्या होती है? स्किल मतलब होता है किसी काम को करने की कला, एबिलिटी टू डू सम वर्क। हाँ अब आप कुछ भी सीख लीजिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने आता है तो वो स्किल है, आपको मोबाइल रिपेयर करने आता है वो भी स्किल है, आपको कुकिंग करने आता है वो स्किल है, आप अच्छे पेंटर हैं वो भी स्किल है, डांसर हैं स्किल है। तो एजुकेशन आपको स्किल भी देती है। सर ये सब हम कहाँ सीखते हैं? अरे भाई अपने स्कूल में सीख तो रहे हो तुम। हाँ भाई जो एनुअल फंक्शन होता है ये सब हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हो? सीख ही तो रहो हर दिन। तो एजुकेशन आपको स्किल्स देती है, आपके अंदर टैलेंट्स लाती है। ठीक है ना? और क्या करती है? इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा जैसे जैसे आप एजुकेट होते जाएंगे वैसे वैसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश की तरक्की में क्या करेंगे? योगदान देंगे। याद रखिएगा बिना एजुकेटेड सोसाइटी के लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी देश की ग्रोथ। मैंने बताया डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, लाइक जापान, वहां पे लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 100% के आसपास है। तो इतना हाई लिटरेसी, इतना हाई एजुकेशन लेवल है, इसीलिए ग्रोथ बहुत अच्छा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन से क्या मिलता है? एजुकेशन से लोगों के अंदर इक्विटी आती है, सोशल जस्टिस आता है। जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपको आपके राइट्स का पता चलता है, आपको पता चलता है कि क्या समाज में आपकी बराबरी हो रही है, क्या आपको आपके हक का, आपके बराबरी का, आपको विश्वास का, आपको राइट्स मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं। आपको कहां जाना होगा उसके फाइट के लिए आपको पता होगा। पर इसके लिए फिर मैंने कहा एजुकेशन। तो एजुकेशन आपको इक्विटी, बराबरी एंड सोशल जस्टिस लेने में मदद करती है। और क्या करती है एजुकेशन? एजुकेशन इंप्रूव करती है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके जीवन की स्तर को सुधारती है। अब आता है हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर, ये तो बहुत अच्छा ही बता दिया क्या रोल प्ले करता है। पर हमारे देश का जो करंट एजुकेशन सेक्टर है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सर कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? गवर्नमेंट के पास बेसिकली 3 लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट जिस पे यूनियन गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और तीसरी और आखिरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट में पाया जाता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। इसीलिए दोनों गवर्नमेंट्स क्या करती है? मिल करके इसको चलाती हैं। हमारे देश में एजुकेशन दोनों ही गवर्नमेंट्स मिलकर के चला रही हैं। अक्सर कई प्रोग्राम्स में दोनों क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं। अब आता है एजुकेशन प्रोफाइल। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का ग्रोथ कैसा रहा है? तो कुछ टर्म्स हैं जो हमको आने चाहिए, जैसे लिटरेसी। बहुत सारे लोग समझते हैं जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो लिटरेट होते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है। लिटरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीड और राइट इन एनी वन लैंग्वेज बाय
पीपल बाय अ पर्सन ऑफ मोर देन 6 ईयर। मतलब 7 साल या 7 से अधिक साल का अगर कोई व्यक्ति है, उसे पढ़ना लिखना किसी एक भाषा में भी आता है, किसी भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो लिटरेट है। देखा, डेफिनेशन चेंज है। तो एनीवन हु कैन रीड एंड राइट इन एनी वन लैंग्वेज। अच्छा, एक और खास बात है, इसकी एज 6 से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लिटरेट में नहीं गिनेंगे उसको, ठीक है ना। तो हमारे देश में लिटरेसी रेशियो जो है वो बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है। 100 नहीं आया है, डोंट वरी, बट इट इज इंप्रूविंग। हमारी गवर्नमेंट ने लिटरेसी को इंप्रूव करने के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन नाम का एक सेटअप बनाया 1988 में। क्या पर्पस है इसका? इसका मकसद है मीनिंगफुल एजुकेशन टू यूथ को, यंग लोगों को जो 15 से 25 साल के बीच में है। हाँ, आप मेरे यस वो यूथ हो, आप सबकी एज जो मेरा इस समय वीडियो देख रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 15 से ऊपर ही होगा। हाँ, जो आप अभी देख रहे हैं, तो आपके लिए बनाया गया है नेशनल लिटरेसी मिशन। इसी के प्रोग्राम के अंदर आता है साक्षर भारत। सर ये क्या है? साक्षर हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है एजुकेटेड इंडिया। ये एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने 2009 में लॉन्च किया था। इसका मेन फोकस है फीमेल लिटरेसी पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे देश में लिटरेसी रेट अप्रोक्सीमेटली 74% है, बट जो लिटरेसी रेट में फीमेल लिटरेसी है कम है। फीमेल लिटरेसी इज लो। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? यस, लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्पेशली प्रोग्राम चला रही है साक्षर भारत। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो लिटरेसी रेट कुछ स्टेट्स में हमारे, हाँ, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में और इवन जम्मू एंड कश्मीर में लो है। यहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, मतलब अनएजुकेटेड लोग ज्यादा हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में भी क्या है, बहुत सारे क्या वेरिएशंस हैं। कुछ स्टेट जैसे केरला, हाँ, वहाँ लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 100% के आसपास है, हायर लिटरेसी रेट है। तो ऐसे भी स्टेट्स हैं आपके पास। और अभी भी 24%, ये अप्रॉक्स नंबर है, 24% क्या है देश में लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है। और समस्या किसकी है? मैंने कहा फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी बहुत कम है एज कंपेयर टू मेल। आप जानते होंगे रीजन। हाँ, एक रीजन तुम दो, यस तुमको देना है, आपको देना है कि वाई फीमेल लिटरेसी इज लो इन इंडिया। हाँ, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देना पसंद करता हूं, लाइक करना उस पर पसंद करता हूं। प्लीज हर एक को क्या करना है, जो वीडियो देख रहा है उसे लिखना है वाई फीमेल लिटरेसी इज लेस इन इंडिया। हाँ, मेल के कंपैरिजन में पढ़ाई लिखाई लड़कियां कम क्यों कर रही हैं, आपको लिखना है और मैं देखूंगा कि आपके आंसर्स सही हैं तो एक लाइक मेरी तरफ से। चलिए, वेट करूंगा आपके यस कमेंट का। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को कई रूप में डिवाइड किया गया है, कई स्टैंडर्ड में डिवाइड किया गया है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन आता है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। हमारे देश में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कानून ऑलरेडी बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए, उनकी एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री एजुकेशन के भी दो पार्ट्स हैं। इस एलिमेंट्री एजुकेशन में पहला पार्ट है प्राइमरी स्कूल, या इसको लोअर प्राइमरी भी कह सकते हो। क्लास 1 to 5 तक के स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी एज ग्रुप होती है 6 to 10 ईयर्स। तो 6 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन, और अपर प्राइमरी क्या हो जाएगा, जिसे मिडिल स्कूल भी कहते हैं। ये क्लासेस होंगे 6 to 8। क्लास 6 से लेके क्लास 8 के स्टूडेंट आते हैं अपर प्राइमरी। हाँ, कभी आप लोग इतना गहराई से नहीं सोचते थे ना, अब सोचिएगा आपके स्कूल के स्टूडेंट जो 6 to 8 में हैं और वो 11 से 14 ईयर्स के बीच में हैं, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आता है। इनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ऑलरेडी कानून का नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या नाम है, पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट ऑलरेडी पास है, जिससे इन बच्चों को फ्री एजुकेशन। हमारे स्कूल में तो फीस लेते हैं। अरे भाई, तुम अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, तुम्हारे फादर मदर वेल टू डू हैं। हाँ, आप लोग BPL फैमिली नहीं हो, हाँ BPL से अच्छे क्लास में बिलोंग कर रहे हो, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत ऊपर हो, तो इसीलिए आप लोगों को ये फ्री नहीं मिल रहा है। बट उन लोगों के लिए जो रियली बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं या अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं,
फाइनेंशियली बहुत लीक है, उन सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। हाँ, इवन मैं अपने स्कूल की बात करूं जहां पर मैं खुद भी प्रिंसिपल हूं, वहां पे 104 स्टूडेंट्स आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं। मैंने खुद लिया हुआ है उन सबका एडमिशन इस आरटीई एक्ट के तहत। मुझे लेना पड़ेगा और हर स्कूलों को लेना पड़ेगा फ्री एजुकेशन देने के लिए। ये गवर्नमेंट का कानून है। अगर आप नहीं लेते हैं तो इवन स्कूल का एफिलिएशन भी कट सकता है। बट मैंने कह दिया, अब कोई मर्सिडीज उतरेगा कहेगा मुझे फ्री एजुकेशन दे दो, तो भैया नहीं चलेगा। पुअर होना चाहिए, बैकवर्ड होना चाहिए। हाँ, ज्यादातर वो लोग जो डिप्राइव्ड क्लास के हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए ये रूल अप्लाई है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और क्या गवर्नमेंट ने किया एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम बनाई है, उनमें से कुछ स्कीम मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा, देखो नाम लिखा है, सब कुछ, हर एक के लिए पढ़ाई, मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब पूरे भारत में हर एक बच्चे को, जो 6 से 14 साल के लिए का बच्चा है, उसको फ्री एजुकेशन मिले। यूनिवर्सल है, कंपलसरी है। इसका मेन फोकस क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन देना 6 से 14 साल तक के बच्चों को। और गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाया है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अब ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है गर्ल्स के लिए। मैंने बताया हमारे देश में गर्ल एजुकेशन, फीमेल लिटरेसी लो है, तो ये मॉडल स्कूल्स बनाती है, वो गर्ल्स स्कूल्स होता है सिर्फ, ये कोएड स्कूल्स नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट बना रही है। कहां बना रही है? उन एरियाज में बना रही है जहां पर एजुकेशनल बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए लोग कम जाते हैं, जिस एरियाज में, उन एरियाज में बना रही है। और किन के लिए बना रही है? उन लोगों के लिए बना रही है जिनके बच्चे, जिनकी गर्ल चाइल्ड्स क्या कर रही हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं। कितने स्कूल से इस स्कीम के तहत? 40,600 ऐसे मॉडल स्कूल्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। याद रखिएगा, इसका मेन मकसद है गर्ल्स को स्कूल्स में भेजना, ताकि गर्ल चाइल्ड्स जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग कर रही हैं, बैकवर्ड एजुकेशन जहां पर है, जिस ब्लॉक में, जिस एरिया में, वहां ये बनाए गए हैं। और गर्ल चाइल्ड्स के लिए कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी, अरे भाई, महात्मा गांधी जी की वाइफ का नाम है कस्तूरबा, प्यार से हम लोग इनको बा भी कहते थे। हाँ, तो कस्तूरबा जी के नाम से ये गर्ल्स के लिए क्या किया गया है? स्कूल्स खोले गए हैं। 2004 में स्कीम को लॉन्च किया गया है। पर इन स्कूल की खास बात क्या है? ये रेसिडेंशियल, ये ओनली गर्ल्स स्कूल्स हैं, और गर्ल्स को यहां रह करके खाना पीना रहना पढ़ाई सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री, जीरो में। किसके लिए है ये पर स्कूल्स? मैंने कहा गर्ल्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, या वो फैमिलीज जो बीपीएल फैमिलीज हैं। बीपीएल, हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो इकोनॉमिकली कमजोर लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है ये। और ये स्कीम जो कस्तूरबा गांधी स्कीम है, इसको मर्ज कर दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान से। 2007 में गवर्नमेंट ने इसको एसएसए से मर्ज भी कर दिया है। ये प्रोग्राम तो आपने जरूर सुना होगा, मैं जरूर श्योर हूं उसमें। नहीं सुना है कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ पढ़ाना नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड भी देना है। सर, इससे फायदा क्या मिलेगा बच्चों को खाना देने से? हम लोग को तो नहीं मिलता है, मैंने बताया, क्योंकि हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। मैं और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल है, पब्लिक स्कूल्स हैं, हाँ, और वहां पर हम तो फीस दे रहे हैं। ये उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वहां पर खाना भी बच्चों को फ्री है। सर, खाने से क्या होगा? लालच में ये वो बच्चे हैं जो समझ गए, आपके घर में जो शांताबाई काम करती है, हाँ, वो जो मेड काम कर रही है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि वो बेचारे इकोनॉमिकली वीकर हैं, कमजोर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन सबको बच्चों को खाना भी। तो इससे क्या फायदा मिला? इससे फायदा मिला कि जो बच्चे हैं उनको अच्छा खाना मिलेगा, उनकी सेहत भी अच्छी होगी, और खाने भी मिलेंगे, और हेल्थ भी इंप्रूव होगी, और पढ़ाई भी हो पाएगी। तो डबल डबल फायदा हो जाएगा देश में। ये जो पढ़े लिखे बच्चे आएंगे, देश का ह्यूमन कैपिटल। तो गवर्नमेंट बहुत तेजी से इस पर काम कर रही है। ये भी बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है मोदी जी का। हाँ, ये हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हाँ, जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका प्रोग्राम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नाम से समझ में आ रहा है, फीमेल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 2015 में गवर्नमेंट ने बनाया है। मेन मकसद है सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। सर्वाइवल मतलब बेटियों को मरने न देना, जो मां के पेट में ही बेटियों को
नहीं, अब अलाउड नहीं है, इलीगल है, समझ गए? ताकि देश में जेंडर बायस ना हो, लड़के लड़कियों में भेदभाव ना हो, लड़कियों को भी बराबर अवसर मिले, उनकी भी रक्षा की जा सके, उनको पढ़ाया जा सके। ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है? अगला है नॉन फॉर्मल। तो मैंने बता दिया, गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ किताबों में ही बच्चों को ज्ञान ना मिले, किताब के बाहर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो किताब के बाहर भी आपको एजुकेट कर रही है। वो बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, जहाँ पर फॉर्मल स्कूल्स नहीं है, तो वहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के आगे अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप 8th तक की एजुकेशन की बात कर चुके हैं मुझसे, नाम था एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना? 8th तक की हम बात किए थे। अब आता है सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 14 साल से ऊपर तक के बच्चों की बात करते हैं। तो 14 के बाद 14 से 18 तक, तो ये पढ़ाई 14 से 18, मतलब तुम्हारी बात करते हैं। तुम लोग एलिमेंट्री में नहीं आते हो, तुम सब जो मेरा वीडियो देख रहे हो इस समय, तुम सब आते हो सेकेंडरी एजुकेशन में। तो यहां पर हायर एजुकेशन की बात करते हैं, यहां पर पढ़ाई लिखाई के बाद लेबर मार्केट की बात करते हैं, यहां पर आप कैसे एम्प्लॉयबल बनोगे इसकी बात करते हैं। यहां पर 9th-10th और इवन 11th-12th, 9th-10th को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं और 11th-12th को हम लोग सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। इनकी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टेट्स में ये एजुकेशन भी फ्री है। हाँ, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बहुत सारे स्टेट्स में, स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए, गर्ल चाइल्ड्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत सारे स्टेट्स में फ्री है। आइए कुछ फैक्ट्स बताता हूं जो आपको सुन करके थोड़ा आश्चर्य भी होगा। तैयार है? हाँ, नंबर को, फैक्ट एंड फिगर्स को कोशिश करा करिए, आप अपने आंसर्स में लिखा करिए, इससे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे नोट्स चाहिए और आपको ये नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। हम सारे कंटेंट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री देते हैं, पर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने सारे क्लासमेट्स को प्लीज़ 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 इसको फैला डालिए, क्योंकि तभी मुझे लगेगा कि ये मेरा हार्डवर्क सफल है। क्योंकि हम कंटेंट बना रहे हैं, अगर आपकी तरफ से प्यार ना मिले, हाँ, ये जो लाइक का बटन है ना, वो ना मिले, और आपकी तरफ से कमेंट ना आए कि कैसा लगा और क्या आप आगे चाहते हैं, तो फिर वो करने का जो इंटरेस्ट है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। आप समझ सकते हैं, है ना, कि कोई आपके लिए जो कंटेंट तैयार कर रहा है, कोई चार्जेस भी नहीं ले रहा है, और वो चाहता है सिर्फ आपका प्यार, आपका सपोर्ट। तो प्लीज़ इसको बनाए रखिए, ताकि वो एनर्जी, वो ताकत जो मैं जिस ताकत से बनाना चाहता हूं आप लोगों के लिए कंटेंट, वो बना सकूं। आपका प्यार मिलता रहेगा तो बहुत सारे आपके, ढेर सारे आपके लिए कंटेंट्स जो आप कहेंगे उस पर हम वर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपको सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक है? तो शेयर करना प्लीज मत भूलिए। तो आइए कुछ फैक्ट्स देखें। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल, कितने हैं हमारे देश में? यस, 1991 तक सिर्फ 19% था। बाप रे, सिर्फ 100 में से 19 बच्चे पढ़ने जा रहे थे। अब बढ़ के कितने हो गए हैं? अप्रॉक्सीमेटली 77 हो गए। तो थैंक गॉड, एनरोलमेंट रेशियो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल करा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं रजिस्टर कराने के लिए। और नंबर ऑफ स्कूल्स पहले 7400 हुआ करते थे, आजकल कितना है? आज 2.76 लाख। अब तो स्कूल मुझे लग रहा है ज्यादा हो गए हैं, गली गली में स्कूल हो गए, मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल हो गए हैं। इवन आपके सोसाइटी में जहां आप रह रहे हैं, या जहां आपकी कॉलोनी होगी, वहां पे भी आसपास जरूर एक आध स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो पक्का खुल गए होंगे। तो नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्रीज हो गए हैं। गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है उनके लिए जो एग्जाम फेल हो जा रहे हैं या किसी वजह से स्कूल छोड़ दे रहे हैं, एजुकेशन छोड़ दे रहे हैं, वो रीजन कोई भी हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और रेगुलर स्कूल जा नहीं सकते हैं, या हाउसवाइफ्स भी जो पढ़ना तो चाहती हैं पर घर के कामों से यस उनके पास समय नहीं है। इन सब के लिए ओपन स्कूल, इनको क्या दिया गया है? ओपन स्कूल। हाँ, आपकी तरह स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ये लोग पढ़ाई कर सकते हैं। उनमें से NIOS फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल ऑफ, नेशनल ओपन स्कूलिंग। हमारे देश की गवर्नमेंट ने 1989 में, GOI मतलब यहां पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद सेटअप किया है इसको। इवन आपने इग्नू का नाम सुना होगा, नहीं सुना है? इग्नू जी, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए, कॉलेज के जाने वाले बच्चों के लिए जो डिग्री लेना चाहते हैं, हाँ, और वो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं रेगुलर, क्योंकि उस दौरान वो कहीं जॉब कर सकते हैं, तो उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी।
तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको प्रमोट कर रही है पढ़ाई के लिए। केंद्रीय विद्यालय खोले गए जिसको हम लोग सेंट्रल स्कूल्स के नाम से या केवी के नाम से जानते हैं। आपके शहर में, हाँ, जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय है। मुझे क्या करना है, आपको बताना है आपके शहर में केंद्रीय विद्यालय है कि नहीं, यस कि नो। यस होगा तो आप यस लिख दीजिएगा, यस, और नो होगा तो नो लिख देंगे। मेरे बनारस में तो 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय मतलब गवर्नमेंट के स्कूल्स। ये स्कूल्स किन के लिए हैं, उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। ज्यादातर वो लोग, मैंने कहा, जो बैंकों में काम कर, गवर्नमेंट के जो दफ्तर है ना, जहाँ डिफेंस में लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी पोस्टिंग ट्रांसफरेबल होती है, तो उनके बच्चों के लिए ये स्कूल्स है, सेंट्रल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय है ना, केवी के नाम से जाना जाता है। बनारस में मैंने बताया 3 है। आपको बताना है आपके शहर में क्या केंद्रीय विद्यालय है, होगा, जरूर होगा, पता करिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त स्कूल्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, यस, बहुत सारे सीबीएसई के, स्पेशली सीबीएसई के, हाँ, बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें इनको अब सारी चीज़ें क्या होती है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके बराबर दी जाती है। उसी तरह से एक और स्कूल है, नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV। ये क्या खास बात है, ये गांव के टैलेंटेड, गांव के गिफ्टेड बच्चे, वो बच्चे जो सच में बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही तेज दिमाग वाले हैं, और इन बच्चों को एक रेसिडेंशियल स्कूल, सच में नहीं सुना था आपने स्कीम के बारे में ना, हाँ, ये भी आपके शहर के आसपास होगा, है, बनारस के पास भी है जहाँ से मैं हूँ। तो यहाँ पर इन बच्चों को क्या करते हैं, फ्री में रहलाते हैं। ये रेसिडेंशियल स्कूल है, यहाँ बच्चे रहते हैं। कौन बच्चे हैं, याद रखिएगा, वो बच्चे जो गिफ्टेड है, जो टैलेंटेड हैं, उनके लिए यहाँ पर फ्री, गांव के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी। तो ये बहुत सारी योजनाएं थी, हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। अब सेकेंडरी से आगे बढ़ जाओ, आ जाओ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज और उस सब की बात करो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस अब खुलते जा रहे हैं। हाँ, तो हायर एजुकेशन देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देश को नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाना है, देश को सुपर पावर बनाना है, तो आपको हायर एजुकेशन, जो कि 12th के बियॉन्ड है, मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड इवन रिसर्च पे, इस पे काम करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड का अभी भी लार्जेस्ट है। 27 यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी 1950 में, 1950-51 में सिर्फ 27 यूनिवर्सिटीज़, अब 2018-19 में 993 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी। तो अ बिग थम्स अप फॉर द ग्रोथ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। हाँ, यूनिवर्सिटी क्या करती है, कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, समझ गए ना, और यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करता है ये गवर्नमेंट बॉडी है, जो यूनिवर्सिटीज़ को क्या करता है, काम करने की परमिशन। आपको बताना है UGC का फुल फॉर्म, हाँ, UGC का फुल फॉर्म बताना है। मैं वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप जरूर लिखें। याद रखिएगा, जब तक आप शेयर करोगे, जब तक आप जानना चाहोगे, जब तक आप सीखना चाहोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो। ठीक है, तो वेट करूंगा आपके हर एक कमेंट का, ताकि मैं हर एक कमेंट पर लाइक कर सकता हूं। हाँ, रॉन्ग हो सकता है आपका आंसर, टेंशन ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइप करना, कमेंट लिखना आपकी जिम्मेदारी है। तो एजुकेशन सिस्टम की इतनी अच्छाइयाँ बता दी आपको, कुछ कमियां तो है ना हमारे सिस्टम, अभी तो देश इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी कमी क्या है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी। तो इतना एजुकेशन सिस्टम को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की, पर उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारी देश की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इसीलिए फैसिलिटीज़ क्या हो गई हैं, इनएडुकेट, कम पड़ रही हैं, ना काफ़ी हैं। हमारे यहाँ अभी भी 37% फीमेल इलिटरेसी है, जो कि शो करता है कि फीमेल लिटरेसी में बहुत काम करने की ज़रूरत है। 17% मेल इलिटरेसी है, दोनों ही बहुत हाई हैं, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में शेड्यूल ट्राइब्स, ये वो लोग हैं जिनको बैकवर्ड कहा जाता है। इनका एजुकेशन सिस्टम अभी भी हमारे देश में चल रहा है। और क्या प्रॉब्लम है, अनइक्वल एक्सेस, अर्थात बराबरी नहीं है, सबको स्कूल जाने का बराबर मौका नहीं मिल रहा है, सबको स्कूल का और एजुकेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स को।
है ना, और या तो वो वीकर सेक्शन सोसाइटीज को जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि माँ बाप गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो बच्चों को भी क्या कर रहे हैं, गरीब और पढ़ा लिखा नहीं बना रहे हैं, उनको छोटे मोटे काम करने में लगा दे रहे हैं, इनको स्कूलिंग नहीं मिल पा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन शुरू किया है। और क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ देश में, इररेलेवेंट एंड पुअर इन क्वालिटी। हमारे यहाँ पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, पर पढ़ाने में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो कंटेंट होना चाहिए पढ़ाई का, वो रिसर्च नहीं है। वो आज भी 30 साल 25 साल 50 साल पहले का जो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, उसी को कॉपी किए जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। नई और मॉडर्न चीज जो आज के रेलिवेंट है, आपके आज की कोडिंग लैंग्वेज है, वो पढ़ानी चाहिए। आज भी वही पढ़ाया जा रहा है जो पहले का चले आ रहा है। जो 30-40 साल पुरानी बुक्स है वही बस रिप्रिंट होती जा रही हैं। ये अच्छा नहीं। क्या समझते हैं, आज की टेक्नोलॉजी नहीं अगर अडॉप्ट करेंगे तो आप पढ़ के भी फायदा क्या ले पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, कंटेंट को चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना। और समस्या है इम्बैलेंसेस, अर्थात अभी भी डिस्पैरिटी है रीजन के बेसिस में। कई जगह ऐसा पाएंगे कि एजुकेशन सिस्टम बहुत इंप्रूव हो गया है, वहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाइए, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वहाँ पर जो बच्चे सीनियर क्लासेस में जाना चाहते हैं, हाँ कॉलेज के बाद जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास वो फैसिलिटी। तो इम्बैलेंस अभी ज़्यादा स्ट्रेस किस पे कर रहे हैं हम, एलिमेंट्री एजुकेशन पे। तो क्यों एलिमेंट्री के बाद क्या बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, 8th के बाद नहीं करना है क्या आगे? नहीं, गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना है। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में, PTR, प्यूपल टीचर रेशियो, मतलब स्टूडेंट और टीचर का रेशियो। हमारे देश में आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:10 माना गया है। मतलब हर 10 बच्चों में एक टीचर, 10 बच्चे होंगे तो एक टीचर उसको पढ़ाने के लिए चाहिए मिनिमम। पर आप तो देख रहे हैं आपके क्लास का सिचुएशन, हाँ आपके क्लास में लगभग 50 बच्चे 60 बच्चे, क्या कहते हो तुम्हारे क्लास में? हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर एक पढ़ा रहा है, तो क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्लास को प्रॉपर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। नतीजा आप समझ ही गए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। और क्या समस्या है, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन सेक्टर के लिए फंड्स अलग किए हैं वो बहुत कम है। आपको पता होना चाहिए सिर्फ 3%, मतलब देश 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये में से सिर्फ 3 रुपया खर्चा करता है पढ़ाई पर। सोचिए भारत जैसा इतना बड़ा देश जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ सिर्फ 3% एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है। क्या आपको पता है अमेरिका कितना खर्चा करता है? क्या आपको पता है जापान कितना करता है एजुकेशन सेक्टर पे? अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द GDP। सोचिए हमसे 10 टाइम्स ज्यादा खर्चा कर रहा है अपने एजुकेशन सेक्टर पे, क्योंकि उसको मालूम है देश की एजुकेशन बेस्ट होगी, देश का एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा होगा, देश के नागरिक ह्यूमन कैपिटल बनेंगे और फिर देश को तरक्की करने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो ये कारण है, समझ गया ना? तो अभी बहुत करना बाकी है हमारे देश को, अभी बहुत सुधार की और बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है एजुकेशन सिस्टम। इस 3% को 30 तक ले जाना है, 30% ऑफ द GDP। आइए, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी घोषित की है, नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये मोदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बनाई है। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो जो पुराना सिस्टम था, पुराना अप्रोच है, उसको निकालना चाहती है। वो चाहती है कि देश के नागरिकों को हम फ्यूचर ग्लोबल सिटीजन बना पाएँ। और इसका मेन मकसद है जो हमारी जो एजुकेशन एजेंडा जो पीछे रह गया था उसको अब आगे ले जाएं। अब हम अंग्रेजों को या पुराने ज़माने के एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर नए सेटअप में। तो क्या क्या फीचर्स हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला फीचर तो रिपीट है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। कंपलसरी हो गया है, यूनिवर्सल है, हर एक बच्चे को पढ़ाना। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER 100% होना चाहिए। मतलब 100 के 100 बच्चे, हर एक बच्चा पढ़ने जाएगा, कोई इसको रोकेगा नहीं और उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। और क्या गवर्नमेंट ने शुरू किया, नया सिस्टम शुरू किया है, नाम है मॉडिफाइड करिकुलर स्ट्रक्चर। पहले जो सिस्टम चलता था उसका नाम था 10+2, जो आप फॉलो कर रहे हैं 10+2। 10+2 में क्या होता है, 10th ईयर तक, क्लास 10 तक आप पढ़ाई करते रहते हैं। 10th में एक बार बोर्ड देना होता है, फिर 12th में एक बार बोर्ड देना होता है। सरकार ने सिस्टम को चेंज कर दिया है, अब सिस्टम को तोड़ करके बना दिया है 5+3+3+4।
पहले 5 ईयर्स को, पहले 5 सालों को माना गया है कि ये फाउंडेशनल ईयर्स हैं, नाम है 5 ईयर्स। इस समय बच्चा कहाँ तक पहुँचेगा? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 यहाँ तक। तो क्लास 2 तक उसकी फाउंडेशन होगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, अगला 3 साल आएगा प्रिपरेटरी। इसमें क्लास 3, 4 और 5 होंगे। यहाँ पर नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक, प्रिपरेटरी में 3 से लेकर 5 तक। फिर अगले 3 साल किस चीज़ के लिए हैं? अगले 3 साल हैं मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल में हो जाएगा क्लास 6th 7th 8th एंड लास्ट जिसमें आप लोग हैं, यस जिसमें आप लोग हैं सेकेंडरी स्कूल में हो जाएगा +4। 4 किस लिए? क्योंकि 4 साल लगेंगे, 9th to 12th, 9th to 12th। तो इस तरीके से ग्रुप बनाया गया है, ठीक है ना? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंड स्कूल, 5 +3 फिर +3 और फिर +4। तो ये नया सिस्टम सरकार ने क्या कर दिया? बना दिया है। हाँ, ये लागू हो गया है सारे स्कूलों में। अब क्या करना है? स्टूडेंट्स को चॉइस दे दी गई है कि वो अब कोई भी चॉइस, हाँ चॉइस ये दे दी गई है कि अब वो कोई भी चॉइस कर सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स ही लीजिए या साइंस लीजिए। साइंस वाले बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। शायद ये बात तुमको नहीं पता थी, हाँ ये दे दिया है। अब कोई फिक्स नहीं है कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, नहीं, सब इंटरमिक्स होकर पढ़ सकते हैं। कॉमर्स वाला स्टूडेंट चाहे तो साइंस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, उनके लिए फ्रीडम है। और क्या किया गया है? फाउंडेशन ईयर्स की जो पहले 5 साल है, जिसको मैंने बताया था 5 + 3, याद है ना? तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी है वहाँ पर बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है। वहाँ पे बच्चों को न्यूमेरिकेसी अर्थात बेसिक लेवल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिखाया जा रहा है, उसी लेवल पे सिखा दिया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है सिस्टम में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? बच्चों को अलाउ कर दिया है कि वो 1 से अधिक लैंग्वेज, अब इंग्लिश कंपलसरी नहीं, फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच, यस ये सब क्या है? अलाउड है। इवन आपकी लोकल भाषा जिसमें आप बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, वो सब आपको अलाउड है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा किसी भी लैंग्वेज में। कितनी लैंग्वेज अलाउड है? 3 लैंग्वेजेस अलाउड है, जिसमें से लोकल लैंग्वेज को पढ़ाया जाना है। स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है जब वो क्लास 6th से अबव जाएगा। उससे पहले तक क्या करेंगे? 5th तक उसको क्या करेंगे? कॉमन लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इवन बोर्ड एग्जाम्स जो 10th एंड 12th में होने वाले थे उसको और इजी बना दिया जाएगा, और ऐसा बना दिया जाएगा कि एक बच्चा एक बार से अधिक बार बोर्ड करना चाहता है तो भी कर सकता है। इवन वो दोबारा बोर्ड देना चाहता है तो उसको परमिशन है। उसको लगता है कि मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अपने आप में और इंप्रूवमेंट लाना है, मैं कुछ साल बाद रिपीट करना चाहता हूँ, यस, फिर फैसिलिटी उसको दी जाएगी। और क्या कर दिया गया है? स्कूल करिकुलम मैंने पहले ही बताया, रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। और अब टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बच्चों के फ्रेंडली बनाया जा रहा है। अब डिजिटल लर्निंग पे, हाँ जो आप मेरा जो यूट्यूब लेसन देख रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें अपने आप को अपग्रेड करने, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट कर रही है, ठीक है? बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ला रही है गवर्नमेंट। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये हायर एजुकेशन में क्या काम कर रही है? हायर एजुकेशन में भी इसके लिए रोल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। सरकार अब बैचलर डिग्री, हाँ जब तुम 12th पास कर जाओगे तो तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ तुम्हें कॉलेज जाना है, वहाँ पे क्या मिलेगी? बैचलर्स डिग्री। पहले बैचलर डिग्री यूजुअली 3 साल की हुआ करती थी। अब तुम BA करो, BCom करो या BSc करो, ये कॉमन डिग्रीज थी। अब बहुत सारी बैचलर कोर्सेज आ गए हैं और उनका टाइम क्या हो गया है? 4 ईयर्स हो गया। तो अब बैचलर डिग्रीज 4 साल का प्रोग्राम हो गया है और बीच में कभी भी आप एग्जिट भी कर सकते हो। हाँ आपको 4 साल नहीं पढ़ना है, 2 साल पढ़ने के बाद आप छोड़ना चाहते हैं, यस आपको 2 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको 4 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब चाहे तब आप बीच में से कोर्स एग्जिट भी कर सकते हैं। और क्या कर सकता है स्टूडेंट कॉलेज में जाने पर? मल्टी डिसिप्लिनरी, 1 से अधिक सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ सकता है। हाँ वो 1 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकता है। वो एक समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ सकता है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी पढ़ सकता है। अलाउड है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। और तो और अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बनाया गया है कॉलेज में एडमिशन्स करने के लिए। आपने CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नाम सुना है? हाँ
ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया टेस्ट है। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास कर लेंगे और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक ही एग्ज़ाम है बस। अब हर जगह अलग अलग जाके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इस CUT को दे दो तो जितने भी देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में से किसी में भी आपका एडमिशन हो सकता है, बेस्ड अपॉन योर स्कोर, आप कितना स्कोर पाते हो। तो ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है, मैं बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट ने अब कॉलेज के एफिलिएशन सिस्टम को चेंज करके ऑटोनोमस सिस्टम बनाने जा रहे हैं। मतलब कॉलेज को सेल्फ रनिंग बॉडी के रूप में छोड़ने वाले हैं कि आप अपना कॉलेज स्वयं चलाइए, बजाय किसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन की। अब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे भी बहुत जोर दे रही है, अर्थात ग्रेजुएट होने के बाद जो लोग आगे हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, जिसको हम PG प्रोग्राम भी कहते हैं, उसको 1 ईयर से लेके 2 ईयर के ड्यूरेशन का रखा जाएगा। आप PG करने के बाद, जैसे मैंने कर रखा है, मास्टर्स इन एजुकेशन, हाँ MA एजुकेशन कर रखा है, MCOM भी कर रखा है मैंने, और मैं परस्यू कर रहा हूँ और भी मास्टर्स प्रोग्राम कर सकता हूँ। आपको भी अलाउड होगा मास्टर्स प्रोग्राम। और इवन हमारे देश में अब विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भी, हाँ आपने नाम सुना होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में भी अब परमिशन हम दे रहे हैं। वो इंडिया में आ रही हैं अपना सेटअप करने, अपना यूनिवर्सिटीज़ खोलने, सरकार परमिशन दे रही है। चलिए, अब तक तो हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की, अब हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर की। हमारे देश में जो हेल्थ सेक्टर है वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सोचिए, आप बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर आप अनहेल्दी हैं। हाँ, आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जो आप बेड रिडन हो गए, सोचिए पढ़ लिख के करेंगे क्या? तब भी आप ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएंगे, तब भी आप किसी देश के काम नहीं आ पाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ भी, इसीलिए मैंने कहा मम्मी पापा आपको कहते हैं खाना खाओ, तो जोर देते हैं कि नहीं? सच बताइएगा, खाना खाने पे डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? पक्का डांटते होंगे कि मम्मी पापा, खाना ठीक से नहीं खाते हो, अच्छे से खाओ, चबा के खाओ, हाँ पूरा भरपेट खाओ, डांटते होंगे, हरी सब्जियां खाओ। तो हेल्थ के लिए इवन आपको जिम जाने के लिए कहते होंगे। तो कुछ बच्चों को तो मुझे लगता है पेरेंट्स जिम भेजते भी हैं, और आप में से शायद कुछ जा भी रहे होंगे। तो उसके पीछे लॉजिक यही है, आप हेल्दी बन जाएं, तभी तो आप ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। तो गोल क्या है इसका? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव, लोगों को बेटर हेल्थ देना, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना, हेल्थ एंड सैनिटेशन देना, ये इस गवर्नमेंट का मेन मकसद। क्या क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया है? तो सरकार ने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, मेडिकल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोलना शुरू, डेंटल कॉलेजेस खोलने शुरू कर। सरकार खुद भी क्या करती है, बहुत सारे मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ चलाती है। हाँ, आपके शहर में सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ज़रूर होगा। हाँ, हमारे बनारस में भी है बहुत सारे, जहाँ पर आपको लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ बहुत नॉमिनल चार्जेस में हेल्थ चेकअप हो जाता है। और क्या करती है सरकार? सरकार चाहती है कि इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ मेडिकल पर्सनल्स हो जाए, डॉक्टर और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स, इनकी संख्या बढ़ जाए। इसीलिए गवर्नमेंट खूब सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है। यूपी गवर्नमेंट की एक योजना है, आपको बता दूं, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। हाँ, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है बहुत तेजी से। और चाहती है गवर्नमेंट हेल्थ स्टेटस लोगों का, जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं कि हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है कि हेल्थ स्टेटस क्या है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न सर्वाइव्स, एक व्यक्ति जो पैदा होने के बाद कितने साल तक ऑन एन एवरेज जिंदा रहता है, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 32 ईयर हुआ करती थी 1951 तक, आज कितनी हो गई है? ये 17-18 का डाटा मेरे पास है, 69 ईयर, जो कि शो करता है कि हम बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव। याद रखिएगा ये एवरेज है। अब प्रॉब्लम्स, हेल्थ सेक्टर की कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या हो रहे हैं, अभी भी बहुत कम है। हाँ भाई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना भारत की, डॉक्टर की संख्या कम है, नर्सेज हॉस्पिटल की संख्या कम है, अभी और बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे आपके मोहल्ले, आपके गली, आपके आसपास इलाकों में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं बहुत तेज़ी से, प्राइवेट खुल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है। कोविड के टाइम पे तो आप देख ही रहे होंगे क्या बुरी स्थिति थी, सारे हॉस्पिटल्स डरे हुए थे, पैक्ड टू कैपेसिटी थे। हाँ, और घर वाले तो घरों में कैद थे, तो हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है।
और किसकी ज़रूरत है? हमारे यहाँ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ स्टेट्स में ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कुछ स्टेट में कम अच्छी फैसिलिटी है, मेल फीमेल डिस्पैरिटी है, और इवन रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है। गांव में हॉस्पिटल्स तो नाम की मात्रा हैं, गांव में सिर्फ हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहरों में आना पड़ता है उन लोग। हेल्थ फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में बहुत 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 ख़राब है, और बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे अभी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे गवर्नमेंट का हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर अभी बहुत कम है। वैसे आपको बता दें, गवर्नमेंट ने आयुष्मान नाम योजना सुना है? आयुष्मान आधार योजना शुरू कर रखा है। इसमें 5 लाख तक का फ्री 5 लाख तक का फ्री मेडिकल इलाज होगा पुअर फैमिलीज। जो पुअर फैमिलीज के लोग हैं वो 1 साल में 5 लाख तक का फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, 1 रुपया भी उनको नहीं देना है। पर याद रखिएगा, आयुष कार्ड बनवाना पड़ेगा उनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है उनका। तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्टेप ले रही है, बट स्टिल अ लॉट हैज टू बी डन टू improve the health checkup, health system in India. So this brings to the end of the chapter human capital formation. मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके लिए ढेर सारे कंटेंट बनाऊं, बट मुझे सिर्फ चाहिए आपसे प्यार, आपसे सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन। अगर आप नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो सोचिए कैसे हम और एफर्ट लगाएंगे, कैसे लगेगा कि इस कंटेंट को और बनाया जाए। तो इफ आई एम ऑन द राइट ट्रैक, अगर मैं सही दिशा में हूं और आपकी मदद कर पा रहा हूं, तो मुझे चाहिए आपसे मदद। और करिए इस लेसन वीडियो को सब फ्रेंड्स में शेयर, और मैं ये नोट्स को एब्सोल्युटली फ्री, ये लेसन वीडियोस को आपको एब्सोल्युटली फ्री जैसे हर बार देता हूं, ये भी देता रहूंगा, और विश्वास करूंगा कि आप मेरे साथ हैं। तो चलिए, थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय फ्रॉम नाउ।